साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ग्रुप और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। गाहे बगाहे जब भी हमने अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लिए कोई भी विषय उठाया है, जो प्यार आपकी तरफ से हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मूवमेंट टाइम्स चैनल हमेशा ही मूल निवासी बहुजनों के लिए तत्पर था, है और रहेगा। साथियों, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और साथियों के काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन आए हैं। तो एक क्लैरिटी उन्होंने मांगी है कि आखिर संघ की भाषा क्यों बदली, और ये जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में क्या विचार है, और ये ओबीसी एससी एसटी क्यों याद आने लगा भाजपा को। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्यारे रेवी रामास्वामी नायकर, अयंकाली नारायणा गुरु, बहुत सारे महामानव जो मॉडर्न एरा में एक स्ट्रगल कर रहे थे, छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, बहुत सारे उनके अथक प्रयास का ये नतीजा है। डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हर कोई खुदा बनने के लिए तो निकलता है मगर बन नहीं पाता। कुछ थोड़े वक्त के लिए उसका इन्फ्लुएंस चलता है, उसके बाद में नहीं चलता है। तो जैसा कि पूछा गया है मुझे कि मोहन भागवत की ये स्टेटमेंट कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, और जो हिंदू ये कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ नहीं रह सकते, भारत में चले जाएं, वो हिंदू नहीं है। दूसरा, मोदी की कैबिनेट एक्सपेंशन में 25 से ज़्यादा ओबीसी और एससी एसटी की भी 15 के करीब नई इंडक्शन हुई, और बड़े बड़े स्टालवर्ड लीडर जो है उनको निकाला गया। और जे.एंड.के में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शंस को लेके अटकलें, और एससी एसटी ओबीसी के राइट्स की जो बात है, मंडल कमीशन यहाँ भी शायद लागू होगा, एससी एसटी को राइट्स मिलेंगे, भाजपा ओबीसी के लोगों को यहाँ भी टिकट देगी। तो ये जो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो साथियों ने पूछा है कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के पीछे बड़े कारण क्या हैं जो बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को करने के लिए हमारे विरोधी को, हमारे दुश्मन को मजबूर कर रहे हैं, हमारे शत्रु को मजबूर कर रहे हैं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जितना लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता जाता है और जितनी उन्हें राजनीतिक समझ आती है और जितना वो धर्म को मेटिकुलसली, डीपली समझ पाते हैं, उन सब के नतीजे में जो रिएक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। पिछले 15-20 साल में, और ख़ास करके भाजपा के पिछले 7 साल के रूल में, आप देखिए हिंदू धर्म पूरी तरह से नंगा हो गया है। एससी एसटी ओबीसी खास करके इस धर्म के फोल्ड से बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो उठा है। उसे समझ आ चुकी है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उनमें वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए जाता है, और उसका फल सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण खा जाता है, या कुछ हिस्सा उसका बानिए को मिल जाता है। अब तो क्षत्रिय राजपूत भी उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। अब आप इसको थोड़ा गौर से समझिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, 1992 में 1600 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था पूरे भारत से राम मंदिर के नाम पे। वो सारे का सारा आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन खा गए। राम मंदिर की एक ईंट भी नहीं बनी, और उसी पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने ओबीसी के मंडल के विरोध में कमंडल चलाया, और पूरे भारत में ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व मिलना था, रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में, उसको रोकने का कार्य किया। लोगों को धर्म में उलझाया, खास करके ओबीसी को पूरी तरह से धर्म में इन्वॉल्व कर दिया,
और उसको अपने हक अधिकार का पता नहीं लगने दिया। मगर बहुत सारे कर्मठ लोग, बहुत सारे ईमानदार लोग अपनी मिशन की इस बात को आगे बढ़ाते रहे, और ख़ास करके बाबा साहब के जाने के बाद डी.के. खापर्डे जी, दीना माना जी और बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अब तो लगे हुए रहे, वो लगे रहे। और अल्टीमेटली अब मूल निवासी बहुजन समाज को और ख़ास करके ओबीसी को ये समझ में आया कि अगर मंडल कमीशन सही तरीके से लागू हो जाता तो कम से कम 12 करोड़ ओबीसी आज जॉब सेक्टर में होते और अरबों खरबों की मंथली इकॉनमी उनके घर में बढ़ती, पैसा आता, एक सेपरेट बहुत बड़ी इकॉनमी इस्टेब्लिश हो जाती। इसके अलावा उनका असर सूख जो समाज में बढ़ना था वो भी बढ़ता, और राजनीतिक तौर पर ओबीसी काफ़ी मजबूत हुआ इन दिनों में, मगर इससे 1000 गुना ज़्यादा मजबूत होता और पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हो चुका होता। ये बात ओबीसी को अब समझ में आ गई है। SC/ST जब तक धार्मिक नहीं हुआ था, यानी हिंदू धर्म से कटा हुआ था, तो तब तक उसकी तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही थी। मगर ब्राह्मण ने जब देखा कि SC/ST बहुत आगे निकल चुका है और ओबीसी भी अब इसको फॉलो करने लगा है और इससे आगे निकलने की कोशिश में है, और अगले कुछ वर्षों में SC/ST ओबीसी मिलकर इस देश पर पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। मूल निवासी बहुजनों के जो धर्मांतरित लोग हैं, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, उनको साथ में ले लेंगे। एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, वो जो भारत में बस चुके हैं, भारत को अपना आए, सब कुछ मानते हैं, भारत के आइन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो भी इनका साथ देंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन का जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों संसाधनों पर कब्जा है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन हालात की वजह से पूरे देश में एक डिस्टर्बेंस, एक टर्माइल सा आ गया है, और आग में घी डालने का काम किसानों के खिलाफ बने हुए 3 कानूनों ने कर दिया। इसके अलावा CAA, NCR, NPR, उसमें जो कागजात को लेके हमारे प्रधानमंत्री और ख़ास करके गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिए और कहा कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट नहीं मानते, लाइसेंस को नहीं मानते, आधार को नहीं मानते, राशन कार्ड, किसी चीज़ को नहीं मानते। तो किसको मानते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट। कब का चाहिए? जब बनता ही नहीं था, और उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की। उसने भी आग में घी डालने का काम किया, और मूल निवासी बहुजन समाज जो SC/ST ओबीसी है, उसने मुस्लिम भाइयों का दर्द समझा। उसको पता था 98% मुस्लिम हमारे ब्लड ब्रदर हैं, उनका दर्द समझा, और सिख, क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी साथ दिया। तो ये 2 मुद्दे, एक CAA, NCR, NPR और एक किसानों के 3 काले कानून, और किसानों का सड़कों पे उतरना, दिल्ली को घेरना और पूरे देश में जागृति के लिए पूरी ताकत लगा देना, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ खास करके ओबीसी के अंदर ये इच्छा शक्ति पैदा होना कि अगर मनुवादी लोग हमारा हक नहीं देना चाहते तो इन मनुवादियों को धराशाही करना, और जो धर्म हमें नीच मानता है उस नीच धर्म को निस्तो नाबूद करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ओबीसी एकजुट होता चला गया। और इस सब कामों में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे विरोध में काम किया, मगर सोशल मीडिया ने बड़ी ताकत के साथ हमारा साथ दिया। फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या जितने भी, और ख़ास करके आप देखिए हर दिन में लाखों लोग हमारे SC/ST ओबीसी के जो हैं वो चर्चा में शामिल होते हैं। कौन सी चर्चा? जो वर्चुअल मोड पे चलती है और लगातार चलती जा रही है और चलती ही जा रही है। तो सोशल मीडिया के जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, हमने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे RSS और भाजपा ने आज से 7 साल पहले उसका भरपूर इस्तेमाल किया, या कांग्रेस करती थी, वो अब मूल निवासी बहुजनों ने किया। यही वजह है कि हमारे प्रचार प्रसार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी बड़े चिढ़े हुए हैं ट्विटर से और बाकी सोशल मीडिया से भी, और इसको कंट्रोल करने की इनडायरेक्टली बहुत सारी कोशिश भी कर रहे हैं जो उनसे नहीं हो रही। तो साथियों, इन चीज़ों की गहराई तक जाके इनको समझिए। SC अवेयर हो चुका है, ST अवेयर हो चुका है, OBC अवेयर हो चुका है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हमें से जो धर्मांतरित है अवेयर हो चुका है। और बड़ी मज़े की बात, एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ जो बाहर के यहाँ बसे हुए हैं, वो पूरी तरह से हमारे समर्थन में आ गए हैं।
वो मनुवादियों के समर्थन में या उनके साथ नहीं है। तो अब ब्राह्मण पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। क्षत्रिय वैश्य तो उनका साथ देता ही है, खास करके वैश्य, मगर कब तक देगा? 6 से 7% टोटल इनकी आबादी कब तक सर्वाइव करेंगे? तो साथियों, इस टर्माइल का रिजल्ट है, इस प्रेशर का रिजल्ट है। लोकतांत्रिक तरीके से हमने जो मूवमेंट चलाई, जो मिशन चलाया पूरे भारत में, जो BAMSEF ने चलाया, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने चलाया, राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच ने चलाया, और इस तरह के फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा वाले लाखों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने चलाया, और हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंट्स भी हैं उन्होंने भी चलाया। जैसे यूपी में अब देखिए OBC की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं मनुवादियों को, और मुस्लिम भी उनके साथ आ चुके हैं। इसी तरह पंजाब में सिख और OBC SC ST मिलकर बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह देश के क्रिश्चियन भी अब SC ST OBC के साथ मिलकर पूरे भारत में मनुवादियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप की खूबसूरती हमारे सामने अब आई है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है समझ लीजिए समाज में, और एक बहुत बड़ी चेतना जागृति बढ़ी है। इसके नतीजे में संघ प्रमुख मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि हिंदू मुस्लिम का DNA एक है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और उनसे कन्वर्टेड मुस्लिम जो हैं, या सिख या क्रिश्चियन जो हैं उनसे कन्वर्टेड, उनका DNA एक है, और SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हैं, इन सब का DNA एक है। यानी मूल निवासी बहुजनों का DNA एक है और मनुवादियों का DNA एक है, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, अथीस्ट हैं, जो भी हैं। मगर ये बात मोहन भागवत नहीं कहना चाहते थे। और मोहन भागवत को ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी? क्योंकि पिछले करीब 40 साल से BAMSEF और बाकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया या बाकी जो हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, ये सब लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे थे कि ब्राह्मण का DNA अलग है, हमारा अलग है। और अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने सारे पिछले अवशेषों से ये साबित कर दिया कि ये बात सही है, और राखीगढ़ी के रिसेंट एक्सकेवेशन के बाद DNA से ये साबित हो चुका है। और 2001 में माइकल बामशेट की जो रिसर्च आई थी नेचर मैगजीन में, 21 मई 2001 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज न्यूज़ थी, उससे भी ये साबित हो चुका है। तो उसकी भरपाई के लिए अब मोहन भागवत को ये कहना पड़ा है कि हिंदू मुस्लिम का DNA एक है, और ये भी कहना पड़ा है कि जो हिंदू ये कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ से चले जाएं, वो हिंदू नहीं है, क्योंकि अब उसको ये पता चल चुका है कि मुस्लिम भाइयों के रेस्क्यू में पूरे का पूरा SC ST OBC सिख और क्रिश्चियन और बाकी लोग आ चुके हैं जो मनुवादी नहीं हैं। और इस तरह से मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो 98% है मूल निवासी बहुजन है, और SC ST OBC और बाकी जो मैंने बताया एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ वगैरह, ये एक बहुत ही खूबसूरत नया कॉम्बिनेशन बन चुका है जो नए भारत को तामीर करने के लिए अग्रसर है। तो इसके काउंटर के लिए मोहन भागवत को ये दलील देनी पड़ी। दूसरी तरफ किसानों ने, क्योंकि भाजपा की और RSS की जड़ों को खोखला कर दिया था और मूल निवासी बहुजनों ने पूरी तरह से उसमें समर्थन दिया था, तो उससे उभरने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के इस मोदी ने, जो कि राफेल की डील के बाद बहुत कुछ इसका बाहर निकलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काले धन का भी जब पिटारा खुलेगा तो सारा इसी का परिवार निकलेगा, मोहन भागवत या इसके नाम पे या गृह मंत्री के नाम पे या बाकी लोगों के नाम पे बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उसको ये पता चल चुका था कि अब आखिरी कार्ड क्या खेला जा सकता है। SC ST कुछ हद तक ब्राह्मणवादी बनाया जा चुका है, मगर उसका नंबर बड़ा कम है, 25% से कम तो वो टोटल है, 23-24% टोटल है, और 2-3% या 4% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% वो ब्राह्मणवादी है। OBC जो तकरीबन पूरा ब्राह्मणवादी था, आधे से ज़्यादा OBC ब्राह्मणवाद से निकल चुका है और वो बुद्ध की तरफ जा रहा है, या नास्तिकता की तरफ जा रहा है, या बुद्धिवाद की तरफ जा रहा है, बौद्धिक तरीके से सारे फैसले ले रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दरकिनार कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने आखिरी कार्ड खेला है यूपी को बचाने के लिए और 2024 में अपने आप को फिर से सत्ता में लाने के लिए, यानी कि ब्राह्मणों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के इस कम्बिनेशन को सर्वाइवल देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, और फिर से इस देश पे कब्जा जमाने के लिए एक नई रणनीति के तहत उसने आज 25 से ज़्यादा OBC और 15 के करीब SC ST मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में रखा है। मगर मैं जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। 2014 में मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, 2015 में 314 OBC के IS
सेलेक्टेड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो हमारे भाई बंधु थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाला कौन था? यही आरएसएस, यही भाजपा। और 2014 से लेके 2021 तक, आज जुलाई की 6 तारीख है, आज तक करोड़ों नौकरियां ओबीसी की खा गए, करोड़ों नौकरियां ओबीसी की खा गए। मेडिकल से बाहर निकाल दिया, इंजीनियरिंग से, एनईटी से, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जज, बहुत सारी हर शोबे में। इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी। ओबीसी को सच पता चल चुका है। अब ओबीसी के मंत्री बनाइए, ओबीसी के घरों में जाके जूठी पत्तलों में खाना खाइए, एससी एसटी के घरों में जूठा खाना खाइए, एससी एसटी को मंत्री बनाइए। अब इससे बात चलने वाली नहीं है। अब एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है, और जैसे मैंने कहा एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, सब मिलकर एकजुट होकर इस देश की शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया पे और सारे साधनों पे कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत के सिर्फ मूल निवासी बहुजनों का कब्जा होगा और इनके साथ देने वाले इन लोगों का कब्जा होगा। मनुवादियों को खदेड़ बाहर किया जाएगा। सो मोहन भागवत जी, अपना डीएनए चेक करवा लीजिए और एनसीआर, एनपीआर, सीए में हम आपको डीएनए के आधार पर सर्टिफिकेट इशू करेंगे और बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मोदी जी, शाह जी और आपके साथ जो बाकी वाले हैं और जो बाकी हिंदुत्ववादी संगठन है, आप भी तैयारी कर लीजिए। आपको भी अब बाहर का रास्ता हम दिखा देंगे। अब चाहे सिविल वार हो, आमने सामने की जंग हो, लड़ाई हो, कत्लो गारत हो, या डेमोक्रेटिक सेटअप में ईवीएम को हटाकर फ्री और फेयर इलेक्शन हो, सही तरीका हो, गलत हो या बहुत गलत हो, हर चीज़ के लिए हम मूल निवासी बहुजन अब तैयार बैठे हैं। जल्दी ही बहुत बड़ी टक्कर आपको देंगे और अपना पूरे का पूरा हक, अधिकार और अपना देश अपने हाथों में लेंगे। इस देश की हर चीज़ का हिसाब आपसे लेंगे और इस देश के हित में और देशवासियों के हित में जो सही फैसले हैं वो अब हम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा आपसे रज़ा चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये चैनल चलता रहे और आपको मैं ये एनालिसिस देता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।